तुगलक वंश। 1320 से 1414 ईस्वी का समय हमारी आज की चर्चा का फोकस है। हाँ, ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास का एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं काफी उतार चढ़ाव वाला दौर था। इसने सल्तनत को नई बुलंदियां भी दी और गहरे संकट में भी डाला। बड़ा दिलचस्प दौर लगता है और इसे समझने के लिए हमारे पास स्रोत भी काफी मजबूत है ना? बिल्कुल, हमारे पास बरनी की तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी है। अमीर खुसरो का तुगलक नामा भी है। और वो मुरक्कवाले यात्री इब्न बतूता, उनकी किताबुल रेहला। हाँ, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर खुद फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही, इसामी की फुतुहुस सलातीन, याहिया बिन सरहिंदी की तारीख मुबारक शाही, मतलब जानकारी काफी है। तो हमारा मकसद क्या है इस चर्चा का? देखिए, हम इस वंश के 3 सबसे बड़े सुल्तानों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले गयासुद्दीन तुगलक, फिर उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक और फिर फिरोज शाह तुगलक। उनकी नीतियां, उनके फैसले कुछ कामयाब हुए, कुछ शायद नहीं। हाँ, और कुछ तो बहुत ही विवादास्पद रहे। हम देखेंगे कि क्या सफल रहा, क्या असफल, और आखिर में ये वंश कमजोर कैसे पड़ गया। दिल्ली सल्तनत पर इसका क्या असर रहा, इसकी क्या विरासत है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से। 1320 से 1325 तक छोटा ही कार्यकाल रहा जी। ये गाजी मलिक से सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक कैसे बने, क्या कहानी इसके पीछे? गयासुद्दीन तुगलक मतलब गाजी मलिक एक बहुत अनुभवी सेनापति थे। कहते हैं कि दीपालपुर के गवर्नर रहते हुए उन्होंने मंगोलों के करीब 29 हमलों को नाकाम किया था। अच्छा, 29 हमले। हाँ, और इसी वजह से उन्हें गाजी की उपाधि मिली थी, जिसका मतलब होता है काफिरों यानी गैर मुसलमान हमलावरों का नाश करने वाला। और जब खुसरो खान दिल्ली में थे? हाँ, तो खुसरो खान के कुछ कामों को इस्लाम के लिए खतरा माना जा रहा था। तब गाजी मलिक ने इस्लाम खतरे में है का नारा बुलंद किया और दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। खुसरो खान को हटाकर खुद सुल्तान बन गए। सुल्तान बनने के बाद उनकी नीतियां कैसी रहीं? क्या खिलजी सुल्तानों से कुछ अलग था? हाँ, थोड़ा अलग रास्ता अपनाया उन्होंने रस्मियान यानी मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। मतलब ना ज्यादा सख्ती ना ज्यादा नरमी। बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी जैसी ज्यादती भी नहीं और एकदम ढील भी नहीं। उनका मेन फोकस था एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबल करना, स्थिरता लाना। और किसानों के लिए भी कुछ किया? हाँ, जैसे अकाल वगैरह पड़ जाए तो लगान माफ कर देना। और एक बहुत ही अहम काम किया, उन्होंने नहरें मनवाना शुरू किया। अच्छा, ये दिल्ली सल्तनत में पहली बार हुआ था? इतने बड़े पैमाने पर पहली बार। ये दिखाता है कि वो सिंचाई और खेती की अहमियत को समझते थे। दूर की सोच थी। और उन्होंने अपनी राजधानी भी बसाई, तुगलकाबाद। वहाँ वो किला भी है, 56 कोट। जी हाँ, तुगलकाबाद को अपनी नई राजधानी बनाया। हालांकि उनका राज्याभिषेक दिल्ली के ही 1000 खंबा महल में हुआ था। तुगलकाबाद का किला बहुत मजबूत बनवाया था उन्होंने। आज भी उसके खंडर देखे जा सकते हैं। छोटे से शासनकाल में कोई बड़े सैनिक अभियान भी थे? हाँ, कुछ अहम अभियान है। एक तो तेलंगाना यानी वारंगल का अभियान था। इसका नेतृत्व उनके बेटे जूना खां ने किया था। जूना खां? ये वही जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बने। हाँ, बिल्कुल वही। इसी वारंगल अभियान की कामयाबी के बाद जूना खां को उलूग खां की उपाधि मिली थी। इसके अलावा मंगोलों पर भी विजय हासिल की और 1324 में बंगाल का अभियान भी किया। लेकिन उनकी मौत वो थोड़ी रहस्यमयी लगती है। 1325 में बंगाल से लौटते हुए एक लकड़ी के महल में दबकर मौत हो गई। हाँ, ये वाकया बड़ा अजीब है। उनके स्वागत के लिए उनके बेटे जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दिल्ली के पास अफगानपुर में वो लकड़ी का महल बनवाया था। और उसी में दब गए? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या? इतिहासकार इस पे बटे हुए हैं। कुछ इसे सिर्फ एक दुर्घटना मानते हैं, लेकिन कई बड़े इतिहासकार जैसे इब्न बतूता और बरनी इशारा करते हैं कि ये जूना खां की एक सूची समझी साजिश हो सकती है, गद्दी जल्दी हासिल करने के लिए। और इसी से वो किस्सा भी जुड़ा है, हुनूस दिल्ली दुरस्त। जी हैं, सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया का। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक की औलिया से बनती नहीं थी। सुल्तान ने बंगाल से ही औलिया को दिल्ली छोड़ देने का फरमान भेजा था। और औलिया ने जवाब दिया, हुनूस दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। बिल्कुल। और देखिए, सुल्तान सच में दिल्ली जिंदा नहीं पहुंच पाए। खैर, ये किस्से इतिहास को और दिलचस्प बनाते हैं। सच में। तो गयासुद्दीन के बाद तख्त पर बैठे उनके बेटे जूना खां,
यानी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक। ये तो सल्तनत के सबसे चर्चित और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल सुल्तानों में से एक हैं। बिल्कुल। उनका व्यक्तित्व बहुत जटिल था। एक तरफ उन्हें सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान माना जाता है। अरबी, फारसी, गणित, ज्योतिष, दर्शन, कई विषयों के ज्ञाता थे। उपाधियां भी थीं, उलूग खां, जूना खां, अमीरुल मोमिनीन, जिल्ला। बचपन का नाम मलिक फखरुद्दीन। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें सनकी, रक्त पिपासु, पागल बादशाह तक कहा गया है उनके कुछ फैसलों की वजह से। हाँ, उनके वो 5 बड़े प्रयोग जो अक्सर नाकामी रहे। पहला, राजधानी बदलना 1327-28 में दिल्ली से देवगिरी। हाँ, देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। इसके पीछे वजह क्या थी, इस पर अलग अलग राय है। जैसे बर्नी कहते हैं कि दौलताबाद सल्तनत के बीचों बीच था, तो वहां से पूरे भारत पर कंट्रोल करना आसान होता। अच्छा। इब्ने बतूता कुछ और ही लिखते हैं। वो कहते हैं कि सुल्तान दिल्ली के लोगों से बहुत नाराज थे, शायद उनके खिलाफ चिट्ठियां लिखी जाती थीं, तो उन्हें सजा देने के लिए ये किया गया। और कुछ आधुनिक इतिहासकार उनका मानना है कि शायद उत्तर पश्चिम से मंगोल हमलों का खतरा बढ़ रहा था, तो राजधानी को महफूज जगह ले जाना चाहते थे। वजह जो भी हो, इसका अंजाम तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, भयानक। पूरी दिल्ली की आबादी को हुक्म दिया गया कि दौलताबाद चलो। सैकड़ों मील का सफर, गर्मी, रास्ते की मुश्किलें, हजारों लोग मारे गए। और फिर कुछ साल बाद वापस दिल्ली। जी, ये पूरा प्रयोग बुरी तरह फेल हुआ। राजधानी वापस दिल्ली लानी पड़ी। इससे लोगों को तकलीफ तो हुई ही, सल्तनत का खजाना और संसाधन भी बर्बाद हुए। और इसी दौरान वो स्वर्गद्वारी में भी रहे थे। हाँ, राजधानी वापस लाने से पहले करीब 2.5 साल वो कन्नौज के पास गंगा किनारे स्वर्गद्वारी नाम की एक अस्थायी जगह पर रहे थे, शायद दिल्ली के बिगड़े हालात या प्लेग वगैरह से बचने के लिए। अच्छा, हाँ। दूसरा बड़ा प्रयोग सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी 1329-30 में। ये क्या फंडा था? ये आइडिया अपने आप में बुरा नहीं था। उस समय दुनिया भर में चांदी की कुछ कमी हो रही थी, तो सुल्तान ने सोचा कि चांदी के सिक्कों यानी टंका की जगह तांबे या कांसे के सिक्के चलाए जाएं, जिनका मूल्य चांदी की टंका के बराबर मान लिया जाए। बिल्कुल। उन्होंने तांबे या कुछ स्रोत कांस्या कहते हैं कि जित्तल जारी किए और सरकारी आदेश से उनका मूल्य चांदी के टंका के बराबर कर दिया। ये सोचा कि लोग इसे मान लेंगे, जैसे चीन वगैरह में पहले हो चुका था। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सरकार ने सिक्के बनाने पर, मतलब टकसाल पर, अपना पूरा कंट्रोल नहीं रखा। डिजाइन शायद आसान था, तो नतीजा ये हुआ कि लोगों ने धड़ल्ले से अपने घरों में ही जाली तांबे के सिक्के ढालने शुरू कर दिए। हर घर टकसाल बन गया। अरे बाप रे। पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया। असली चांदी लोगों ने छुपा ली। व्यापार चौपट हो गया, अर्थव्यवस्था बैठ गई। फिर सुल्तान को क्या करना पड़ा? उन्हें अपनी ये योजना वापस लेनी पड़ी और ऐलान करना पड़ा कि लोग अपने तांबे के सिक्के वापस लाकर बदले में असली चांदी के सिक्के ले जाएं। इससे शाही खजाना लगभग खाली हो गया। मतलब दूसरा एक्सपेरिमेंट भी फेल। तीसरा था खुरासान अभियान का प्लान 1330-31। ये क्या था? ये मध्य एशिया में खुरासान, इराक वगैरह जीतने की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। इसके लिए तो सुना है बहुत बड़ी फौज भी तैयार की थी। हाँ, कहते हैं करीब 3,70,000 सैनिकों की फौज जमा की गई और उन्हें 1 साल का एडवांस वेतन भी दे दिया गया खजाने से। लेकिन हमला हुआ नहीं। मध्य एशिया में राजनीतिक हालात बदल गए। जिन ताकतों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था, वो या तो कमजोर हो गए या पीछे हट गए, तो सुल्तान को ये योजना रद्द करनी पड़ी। और वो सेना भंग कर दी गई। अब सोचिए, इतना सारा पैसा एडवांस में दे दिया, वो बर्बाद हुआ, और जो सैनिक बेरोजगार हुए उनमें असंतोष फैला। खजाने पर जबरदस्त बोझ पड़ा। चौथा था कराचिल अभियान 1333-37। ये किधर था? ये शायद आज के हिमाचल या कुमाऊं के पहाड़ी इलाके की तरफ था। मकसद शायद चीन की तरफ से होने वाले हमलों को रोकना या उन इलाकों पर सल्तनत का कंट्रोल बढ़ाना था। पहाड़ी इलाका मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। सेना को बर्फ, बारिश, मुश्किल रास्तों और वहां के लड़ाकू लोगों का सामना करना पड़ा। भारी नुकसान हुआ सल्तनत की फौज को। ये अभियान भी एक तरह से नाकाम ही रहा। और 5वां और शायद सबसे ज्यादा नुकसानदेह प्रयोग दोआब में टैक्स बढ़ाना। हाँ, गंगा यमुना के बीच का इलाका दोआब, जो बहुत उपजाऊ था, सुल्तान ने वहां अचानक लगान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। कुछ कहते हैं सीधा 50% तक। और वो भी गलत समय पर। हाँ, सबसे बुरी बात ये थी कि ये टैक्स ठीक उस वक्त बढ़ाया गया
जब उस इलाके में जबरदस्त अकाल पड़ा हुआ था। तो क्या हुआ किसानों का? किसान बेचारे कहाँ से देते इतना लगान? वो या तो अपनी जमीनें छोड़कर जंगलों में भाग गए या उन्होंने विद्रोह कर दिया। खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई। ये सुल्तान की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है। सिलसिला सा लग रहा है, लेकिन उन्होंने बाद में कुछ सुधारने की कोशिश भी की थी, वो अमीर कोही विभाग। जी हाँ, दोआब में जो तबाही हुई शायद उसकी भरपाई के लिए या गलती सुधारने के लिए उन्होंने दीवाने अमीर कोही नाम से एक अलग कृषि विभाग बनाया। इसका काम क्या था? इसका काम था खेती को बेहतर बनाना, बंजर जमीन को खेती लायक बनाना। करीब 60 वर्ग मील का एक इलाका चुना गया जहां सरकारी खर्च पर उन्नत खेती के प्रयोग किए गए। किसानों को सौंधर या तकावी नाम से लोन भी दिए गए, बीज और बैल खरीदने के लिए। तो ये सफल रहा? पूरी तरह नहीं, इसमें भी काफी पैसा बर्बाद हुआ। भ्रष्टाचार, अधिकारियों की अकुशलता और शायद सुल्तान का जल्दी परिणाम चाहना, इन सब वजहों से ये योजना भी जमीन पर उतनी कामयाब नहीं हो पाई जितनी सोची गई थी। इन बड़े प्रयोगों के अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में और क्या खास हुआ? इब्ने बतूता का जिक्र तो हमने किया था। हाँ, वो 1333 में आए थे मोरक्को से। सुल्तान उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें दिल्ली का काजी यानी चीफ जज बना दिया। 8 साल तक वो काजी रहे। जी। फिर 1342 में सुल्तान ने उन्हें अपना दूत बनाकर चीन भेजा। उनकी किताब रहला उस जमाने के भारत के बारे में जानने का एक बेहतरीन जरिया है। और इसी दौर में दक्षिण भारत में 2 बड़े राज्य भी बने। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। सुल्तान की पकड़ जैसे जैसे कमजोर हुई, दूर के इलाकों में नई ताकतें उभरी। 1336 में हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी, जो बाद में बहुत शक्तिशाली हिंदू राज्य बना। हाँ, और 1347 में हसन गंगू ने बहमनी सल्तनत की स्थापना की, जो दक्कन की एक अहम मुस्लिम सल्तनत बनी। ये दिखाता है कि सल्तनत का विघटन इसी समय शुरू हो गया था। एक और बात जो उनके बारे में कही जाती है, वो योग्यता को बहुत महत्व देते थे। हाँ, ये उनकी एक अच्छी बात थी। उन्होंने सिर्फ पुराने तुर्क अमीरों पर ही भरोसा नहीं किया, बल्कि भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं को भी उनकी काबिलियत के आधार पर ऊंचे पद दिए। इसमें नाई, रसोइये, माली जैसे आम लोग भी शामिल थे। जी हाँ, लेकिन इससे जो पुराना तुर्क अमीर वर्ग था और खासकर जो कट्टर उलेमा थे, वो बहुत नाराज हो गए। उन्हें लगा कि सुल्तान परंपरा तोड़ रहे हैं और गैर तुर्कों, नीची जाति वालों को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके अपने धार्मिक विचार भी थोड़े अलग लगते हैं। पहले सुल्तान थे जो अजमेर दरगाह गए, होली में हिस्सा लिया। हाँ, गायों के लिए गौशाला बनवाने का भी जिक्र आता है। वो सूफियों से, योगियों से मिलते थे, चर्चा करते थे। ये दिखाता है कि वो धार्मिक रूप से कट्टर नहीं थे, कम से कम निजी तौर पर। लेकिन फिर भी उनके राज में विद्रोह बहुत हुए। हाँ, सबसे ज्यादा। कहते हैं करीब 22 बड़े विद्रोह हुए उनके समय में, और वो उन्हें कुचलने में बहुत क्रूरता भी दिखाते थे। बंगाल तो उनके हाथ से पूरी तरह निकल ही गया था। शमसुद्दीन इलियास शाह ने वहां अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। तो इतना उतार चढ़ाव भरा शासनकाल, इसका अंत कैसे हुआ? वो गुजरात में एक विद्रोही था, तगी, उसका पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वो सिंध पहुंच गए। वहीं थट्टा के पास 1351 में वो बीमार पड़े और उनकी मौत हो गई। और तब बदायूनी ने लिखा। हाँ, इतिहासकार बदायूनी ने लिखा कि आखिरकार सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। थोड़ा कड़वा है, पर शायद उस वक्त के हालात को बयां करता है। वाकई एक युग का अंत हुआ। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक पर। FST। जी, फिरोज शाह तुगलक। इनका शासनकाल काफी लंबा चला, 1351 से 1388 तक, पूरे 37 साल। दिल्ली सल्तनत में दूसरा सबसे लंबा शासनकाल। इनका असली नाम कमालुद्दीन फिरोज था, है ना? और ये MBT से काफी अलग थे। हाँ, बिल्कुल। MBT जहां बहुत पढ़े लिखे, नए विचारों वाले और शायद जल्दबाज थे, वहीं फिरोज शाह ज्यादा पारंपरिक, शांत स्वभाव के और शायद हालात की वजह से सुल्तान बने थे। वो खुद सुल्तान नहीं बनना चाहते थे शुरू में। उनका राज्याभिषेक भी 2 बार हुआ। जी, पहली बार तो सिंध में ही, जहां MBT की मौत हुई थी। वहां मौजूद अमीरों और उलेमा ने उन्हें सुल्तान बनाया। फिर दोबारा दिल्ली आकर उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। इतिहासकारों में इनकी छवि को लेकर काफी मतभेद हैं। कोई सल्तनत का अकबर कहता है, कोई सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी। ये क्यों? ये उनके कामों के दोहरे चरित्र की वजह से है। एक तरफ उन्होंने बहुत सारे लोक कल्याण के काम किए, नहरें बनवाईं, अस्पताल खोले, टैक्स कम किए, शहर बसाए, किसानों का भला सोचा। इस वजह से एलीट जैसे इतिहासकार उन्हें अकबर से तुलना करते हैं, जनहितैषी शासक मानते हैं। और दूसरी तरफ
दूसरी तरफ उन्होंने शासन का आधार पूरी तरह से इस्लामी शरीयत को बनाया। उलेमा वर्ग को बहुत खुश रखा, उनकी सलाह मानी, गैर मुसलमानों पर जजिया सख्ती से लागू किया, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नहीं बख्शा जो पहले इससे मुक्त थे। कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने या नुकसान पहुंचाने के भी आरोप हैं उन पर। इस धार्मिक कट्टरता की वजह से आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकार उन्हें सिकंदर लोधी और औरंगजेब का पूर्वगामी कहते हैं। और कुछ लोग उनके दौर को सबसे भ्रष्ट काल भी मानते हैं। हाँ, कुछ स्रोतों में ऐसा जिक्र है कि उनके नरम रवैये और अधिकारियों को ज्यादा छूट देने की वजह से भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया था। उनके वजीर खाने जहां मकबूल बहुत ताकतवर हो गए थे। चलिए उनके कुछ कॉन्क्रीट कामों की बात करते हैं। हाँ, टैक्स सिस्टम में क्या बड़े बदलाव किए? सबसे पहला और बड़ा काम, उन्होंने लगभग 24 तरह के छोटे बड़े कष्टदायक टैक्स खत्म कर दिए जिन्हें गैर शरई माना जाता था, और उनकी जगह सिर्फ 4 इस्लामी टैक्स लगाए। पहला खराज, ये जमीन पर लगने वाला लगान था। दूसरा ज़कात, ये मुसलमानों की संपत्ति पर लगने वाला धार्मिक कर था 2.5%। तीसरा जजिया, हाँ जजिया, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था उनकी सुरक्षा के एवज में, और जैसा हमने कहा इसे पहली बार ब्राह्मणों पर भी लगाया। और चौथा खुम्स, यानी युद्ध में लूटे गए माल का हिस्सा। इसमें भी कुछ बदलाव किया था। हाँ, पहले नियम था कि लूट के माल का 5/5 हिस्सा सुल्तान को मिलेगा और 4/5 सैनिकों में बटेगा। फिरोज ने इसे उलट दिया, अब 4/5 हिस्सा सुल्तान का और 1/5 सैनिकों का। और होताकावी लोन जो एमबीटी ने बांटे थे उनका क्या हुआ? फिरोज ने वो सारे पुराने कृषि लोन माफ कर दिए। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली। और सिंचाई के लिए जो नहरें बनवाई उसके बदले कोई टैक्स दिया? हाँ, क्योंकि उन्होंने सिंचाई व्यवस्था बहुत सुधारी तो एक नया टैक्स लगाया, हक-ए-शर्ब। ये एक तरह का सिंचाई कर था जो उन किसानों से लिया जाता था जो सरकारी नहरों का पानी इस्तेमाल करते थे। ये उपज का 1/10 हिस्सा होता था। उनके लोक निर्माण के काम तो वाकई बहुत मशहूर हैं। बिल्कुल, उन्होंने 5 बड़ी नहरें खुदवाई, जैसे यमुना से हिसार तक, सतलज से घग्गर तक। पानी की कमी वाले इलाकों में पानी पहुंचाया। इसके अलावा कई बांध, झीलें, कुएं भी बनवाए। और शहर बसाने का भी शौक था उन्हें। बहुत, कहते हैं करीब 300 नए नगर या कस्बे बसाए। इनमें हिसार, फतेहाबाद अपने बेटे के नाम पर, जौनपुर अपने चचेरे भाई जूना खां एमबीटी की याद में, और दिल्ली के पास फिरोजाबाद जहां आज फिरोज शाह कोटला है, बहुत मशहूर है। कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाई थी उन्होंने। जी हाँ, उसकी ऊपरी मंजिल बिजली गिरने से टूट गई थी तो 1368 में उसकी मरम्मत करवाई और शायद एक मंजिल और जुड़वा दी। प्रशासन में क्या बड़े बदलाव किए? इक्ता सिस्टम का जिक्र आता है। हाँ, उन्होंने इक्ता प्रणाली यानी अधिकारियों को तनख्वाह के बदले जमीन देने की प्रथा को फिर से मजबूत किया। लेकिन एक बड़ा बदलाव ये किया कि इसे वंशानुगत बना दिया। मतलब अगर कोई इक्तादार मर गया तो उसकी इक्ता उसके बेटे या दामाद को मिल जाएगी। जी, इससे अधिकारी वर्ग तो खुश हो गया, उन्हें स्थायित्व मिल गया। लेकिन लंबे समय में ये सल्तनत के लिए ठीक नहीं था। इससे केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई और सैनिक कुशलता भी घटी, क्योंकि पद अब योग्यता पर नहीं खानदान पर मिलने लगे। स्थायी सेना का क्या हुआ? स्थायी सेना रखने की प्रथा भी थोड़ी कमजोर हुई। सैनिकों को नकद वेतन की जगह जागीरें या इतलाक नाम की पर्चियां मिलने लगी। लेकिन दासों की संख्या उनके पास बहुत ज्यादा थी। हाँ, ये एक अजीब बात है। उन्हें दास इकट्ठे करने का बहुत शौक था। कहा जाता है उनके पास लगभग 1,80,000 दास थे। इतने सारे दास, इनके लिए अलग विभाग भी बनाया था? जी, दीवाने बंदगान नाम से एक पूरा डिपार्टमेंट था जो इन दासों की देखभाल, उनकी ट्रेनिंग और उन्हें अलग अलग कामों में लगाने का इंतजाम करता था। शाही कारखानों में, सेना में, निजी सेवा में, हर जगह दास थे। और आम लोगों के कल्याण के लिए भी कुछ विभाग बनाए। हाँ, कई सारे, जैसे दीवाने खैरात। ये गरीबों, खासकर मुस्लिम लड़कियों और विधवाओं की मदद के लिए था। उनकी शादियों का खर्च उठाता था। और अस्पताल? उसके लिए दारुल शफा नाम से खैराती अस्पताल खोले जहां मुफ्त इलाज और दवा मिलती थी। पेंशन के लिए भी? हाँ, दीवाने इस्तिहाक नाम का विभाग था जो बूढ़ों, बीमारों और जरूरतमंद विद्वानों को पेंशन देता था। लोगों की शिकायतें सुनने के लिए दीवाने रिसालत था। रोजगार दफ्तर भी खुलवाए थे बेरोजगारों के लिए। सिक्के वगैरह भी नए चलाए? हाँ, उन्होंने शशगनी नाम का 6 जित्तल का चांदी का सिक्का चलाया और आधा जित्तल और बिक चौथाई जित्तल नाम के तांबे और चांदी के मिले जुले सिक्के भी चलाए। और वो इतलाक क्या था? वेतन के लिए हुंडी जैसा? हाँ, ये सैनिकों के वेतन के लिए एक तरह की भुगतान पर्ची या ड्राफ्ट होता था
सैनिक इसे लेकर अपने इलाके के राजस्व अधिकारी के पास जाते थे और वहां से अपनी तनख्वाह वसूलते थे। इससे शायद खजाने पर नकद का बोझ कम होता था, पर इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी बढ़ गई। उनकी धार्मिक नीति पर वापस आते हैं। उलेमाओं को खुश रखा, जजिया सख्ती से लगाया। हाँ, उन्होंने पूरी तरह से शरीयत के हिसाब से राज करने की कोशिश की। खुद को एक सच्चा मुसलमान शासक दिखाने का प्रयास किया। उलेमाओं को प्रशासन में ऊंचे पद दिए, उनकी सलाह मानी। मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की बात भी है। जी, खासकर उनके सैनिक अभियानों के दौरान। जैसे 1360 में जब उन्होंने जाजानगर, उड़ीसा पर हमला किया तो वहां के शासक भानुदेव तृतीय को हराया और कहते हैं पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को अपवित्र किया, मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। इसी तरह 1361 में कांगड़ा नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को भी क्षति पहुंचाने का जिक्र मिलता है। उनके सैनिक अभियान ज्यादा सफल नहीं रहे, है ना? नहीं, बंगाल को वापस जीतने की 2 बार कोशिश की, 1353 में और 1359 में। दोनों बार नाकाम रहे। बंगाल आज़ाद ही रहा। जाजानगर और नगरकोट में कुछ सफलता मिली, लेकिन कोई बड़ा इलाका सल्तनत में मिलाया नहीं। वो शायद एमबीटी की तरह सैनिक रूप से महत्वाकांक्षी थे भी नहीं। लेकिन नगरकोट से वो संस्कृत की किताबें लाए थे। हाँ, ये दिलचस्प है। ज्वालामुखी मंदिर से उन्हें संस्कृत के कई ग्रंथ मिले थे। उन्होंने उन्हें फारसी में अनुवाद करवाया। ज्योतिष और दर्शन की इन किताबों के अनुवाद को दलाइल फिरोज शाही नाम दिया गया। क्या फिरोज शाह ने खुद भी कुछ लिखा? हाँ, उन्होंने अपनी एक छोटी सी आत्मकथा लिखी, फुतुहात-ए-फिरोज शाही। इसमें उन्होंने अपने कामों, अपनी नीतियों और अपनी धार्मिक आस्थाओं का जिक्र किया है। और बर्नी ने तारीख फिरोज शाही उन्हीं के समय पूरी की? जी, मशहूर इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी उन्हीं के दरबार में थे और उन्हीं के संरक्षण में अपनी ये अहम किताब पूरी की। और वो अशोक स्तंभ दिल्ली लाने वाला काम? हाँ, ये भी एक अनोखा काम था। उन्होंने सम्राट अशोक के 2 विशाल पत्थर के स्तंभों को, एक तोपरा हरियाणा से और दूसरा मेरठ यूपी से, बड़ी मेहनत और इंजीनियरिंग से दिल्ली मंगवाया और उन्हें फिरोजाबाद फिरोज शाह कोटला में लगवाया। वो आज भी वहां खड़े हैं। तो इतना लंबा शासनकाल, लेकिन उनके बाद क्या हुआ? वंश का पतन इतनी तेजी से कैसे हुआ? फिरोज शाह की मौत 1388 में हुई। उनके आखिरी साल भी कुछ ठीक नहीं बीते। उनके बेटे फतेह खां की मौत पहले ही हो चुकी थी। उत्तराधिकार को लेकर खींचतान शुरू हो गई थी। और उनके बाद तो जैसे लाइन लग गई कमजोर सुल्तानों की। बिल्कुल। उनके बाद जो भी गद्दी पर बैठा, उनका पोता गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, दूसरा पोता अबू बकर, बेटा नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, फिर पोता अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ये सब बहुत कम समय के लिए रहे। आपस में ही लड़ते रहे, साजिशें होती रहीं, हत्याएं हुई। सल्तनत में पूरी तरह अफरा तफरी मच गई होगी। हाँ, केंद्रीय सत्ता एकदम कमजोर हो गई। अमीर और गवर्नर मनमानी करने लगे। इस वंश का आखिरी शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह। नाम के लिए वो 1395 से 1414 तक सुल्तान रहे, लेकिन उनके समय में तो सल्तनत इतनी सिकुड़ गई थी कि मजाक में कहा जाने लगा, शहनशाह आलम अज दिल्ली ता पालम। मतलब बादशाह की हुकूमत बस दिल्ली से पालम तक ही है। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर जौनपुर अलग हो गया। हाँ, मलिक सरवर नाम के एक प्रभावशाली अमीर, जिन्हें फिरोज शाह ने ही गवर्नर बनाया था, उन्होंने जौनपुर में अपनी स्वतंत्र शर्की सल्तनत कायम कर ली। गुजरात, मालवा, खानदेश सब धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। और फिर आया वो भयानक तूफान, तैमूर का हमला। बिल्कुल सही। 1398 में जब नसरुद्दीन महमूद शाही दिल्ली के नाम मात्र के सुल्तान थे, मध्य एशिया के खूंखार लुटेरे तैमूर लंग ने भारत पर हमला कर दिया। दिल्ली का क्या हाल हुआ? तैमूर की फौज के सामने दिल्ली की कमजोर सेना टिक नहीं पाई। सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तो खुद ही दिल्ली छोड़कर भाग गए। तैमूर ने दिल्ली में घुसकर भयंकर कत्लेआम किया, लूटपाट मचाई, शहर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। सल्तनत की जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी वो भी खाक में मिल गई। ये तो तुगलक वंश के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई होगी। हाँ, तैमूर कुछ समय बाद वापस चला गया अपने एक सूबेदार खिज्र खां को यहाँ छोड़कर। नसीरुद्दीन महमूद शाह वापस दिल्ली लौटे जरूर, लेकिन अब वो बस एक कठपुतली शासक थे। 1414 में उनकी मौत के साथ ही तुगलक वंश का पूरी तरह अंत हो गया। तो इस पूरी कहानी को अगर हम समेटें तो तुगलक वंश की शुरुआत हुई गयासुद्दीन के साथ, जिन्होंने स्थिरता लाने की कोशिश की। फिर आए मोहम्मद बिन तुगलक, जिनके दिमाग में क्रांतिकारी आइडियाज थे।
लेकिन उनके प्रयोग सल्तनत को ले डूबे और बिखराव बढ़ाया। उसके बाद फिरोज शाह ने स्थिति संभालने की कोशिश की, कुछ अच्छे काम भी किए, लोक कल्याण पर ध्यान दिया, लेकिन उनकी कुछ नीतियां और धार्मिक कट्टरता लंबे समय में नुकसानदेह साबित हुई। और अंत में आंतरिक कलह, कमजोर उत्तराधिकारी और तैमूर के हमले ने इस वंश का नामो निशान मिटा दिया। इस वंश की देन क्या रही? वास्तुकला में तुगलकाबाद, फिरोज शाह कोटला जैसी इमारतें, प्रशासन में नहरों का जाल बिछाना, नए विभाग बनाने का कॉन्सेप्ट, अर्थव्यवस्था में सांकेतिक मुद्रा जैसा बोल्ड हालांकि असफल प्रयोग। और मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों ने अनजाने में ही सही दक्षिण में विजयनगर और बहमनी जैसे राज्यों के उदय में मदद की। बिल्कुल, फिरोज शाह के नीतियों ने दिखाया कि कैसे अच्छे इरादे भी गलत फैसलों या जरूरत से ज्यादा रूढ़िवादिता से उल्टा असर डाल सकते हैं, जैसे एकता को वंशानुगत बनाना या सेना को कमजोर करना। तो तुगलक काल सल्तनत के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। इसने सल्तनत की ताकत और कमजोरियां दोनों को उजागर किया। हाँ, इसने दिखाया कि बड़े बदलाव अगर ठीक से प्लान और मैनेज ना किए जाएं तो कितने विनाशकारी हो सकते हैं। और इसी दौर में सल्तनत के विघटन के बीज स्पष्ट रूप से दिखने लगे थे। और आखिर में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। क्या होता अगर मोहम्मद बिन तुगलक के वो बड़े प्रयोग जैसे राजधानी बदलना या सांकेतिक मुद्रा कामयाब हो जाते? क्या सल्तनत या भारत का इतिहास कुछ और होता? तुगलक वंश की विरासत क्या है? सिर्फ खंडहर और कहानियां, या सल्तनत के ढांचे में कुछ स्थायी बदलाव भी? क्या इस दौर की उथल पुथल में ही सल्तनत के अंतिम पतन के संकेत छुपे थे?